हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री का अपना सिलेबस और उसका पहला चैप्टर जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। पूरी जो केमिस्ट्री हमारी जो आप 11th 12th के अंदर पढ़ने वाले हो उसके जो बेसिक्स हैं, उनके जो बेसिक्स है उनको आप इस चैप्टर के अंदर क्या करने वाले हो, पढ़ने वाले हो। इसके अंदर कुछ चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए, कुछ चीजें आपको नई सीखने को मिलेगी। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं कि आपने 9th 10th के अंदर क्या पढ़ा, कितना आपको आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सभी लोग सीखने के लिए आए हैं, सभी लोग साइंस पढ़ रहे हैं। 9th 10th का जो सिलेबस होता है, जो पढ़ने का तरीका होता था वो अलग होता था। अभी आपको क्या करना है 11th क्लास के अंदर कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है क्लास के अंदर उसको साथ साथ पढ़ते चलना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स मिल रही है, वो सारी क्वेश्चंस आपको कर करके देखने हैं। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस करोगे उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, उतना ज्यादा आपको अप्लाई करना आएगा उन कॉन्सेप्ट्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं क्या वो सारी छोटी छोटी टर्म्स जो आपने 9th 10th के अंदर पढ़ी हुई है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है मैटर। ठीक है, आज हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है। सभी को डेफिनेशन तो पता ही होगी क्या होता है मैटर। मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज सम मास that occupies some space and the presence of which can be experienced by any of our senses is called matter। यानी कोई भी चीज जिसका कुछ मास होता है, जो कुछ जगह घेरती है और साथ साथ जिसकी प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं कि हाँ ये चीज यहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल ए पेन, इसका क्या है, इसका कुछ मास है, इसकी कुछ वॉल्यूम भी है और इसको मैं टच करके बता सकता हूँ हाँ ये चीज यहाँ पे रखी हुई है। मैं इसको देख के बता सकता हूँ ये चीज यहाँ पे है कि नहीं। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ मेरे दिमाग के अंदर कोई थॉट आया है, तो क्या वो थॉट एक मैटर है। जो भी थिंकिंग आपके माइंड में चलती है, क्या वो सारी थिंकिंग्स आपकी जो रहती है, ओपिनियन जो रहती है, क्या वो मैटर है। क्या उनका कुछ मास है, जो आप सोचने लगते हो कि आपका मास बढ़ जाता है उनकी वजह से, नहीं बढ़ता है। इसका मतलब थिंकिंग की वजह से मास तो नहीं बढ़ रहा है, थिंकिंग का मास नहीं है। क्या उनकी कुछ वॉल्यूम होती है, जब आप सोचते हो कि आपका दिमाग का साइज बढ़ जाता है, वो भी नहीं होता है। इसका मतलब उनकी कुछ वॉल्यूम भी नहीं होती है। क्या उनकी प्रेजेंस को फील किया जा सकता है, क्या आप बता सकते हो मैं फील कर सकता हूँ कि मेरे सामने कोई बच्चा बैठा हुआ है और उसके दिमाग में क्या चीज चल रही है, मैं उसको टच करके सूंघ के किसी तरह क्या बता सकता हूँ, नहीं बता सकता। इसका मतलब थॉट्स हो गए, ओपिनियंस हो गए, वो क्या होते हैं, वो नॉन मैटर होते हैं। इसी तरह कोल्ड हो गया, ठीक है, और वेदर हो गया, वो सारे क्या हो जाएंगे, वो नॉन मैटर चीजें हो जाएंगी, नॉन मेटीरियल्स हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज आपको पता हो जाना चाहिए मैटर क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मैटर के एग्जांपल हमने देख लिए, मैटर की स्टेट्स ऑफ मैटर। दूसरी चीज हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। फटाफट देखो हम क्विक रीजन लेके चल रहे हैं, जितनी भी चीजें आपको पता होनी चाहिए वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम कवर कर लेंगे। फिर हम इस चैप्टर के जो मेन कंटेंट है उसको स्टार्ट करेंगे। तो दूसरा जो आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। कितनी स्टेट्स होती है मैटर की, मैटर की होती है 3 स्टेट्स। जनरली 3 स्टेट आप बोलते हो, कौन कौन सी स्टेट्स होती है। पहले आप बोलते हो सर सॉलिड होता है, फिर लिक्विड होता है, फिर गैस होता है। जब भी आप कोई फॉर्मूला लिखोगे किसी भी चीज का तो उसके साइड उसकी फिजिकल स्टेट आपको लिखनी होती है। जैसे केमिकल इक्वेशन आप लिखते हो 10th क्लास के अंदर, तो उनमें जो भी कंपाउंड एलिमेंट आ रहे हैं उनके साइड में आप SLG स्मॉल के अंदर ये लिखते थे। तो इसका मतलब ये जो था ये फिजिकल स्टेट को शो कर रहे हैं। इसके अलावा 2 स्टेट्स और भी होती है, कौन सी होती है, एक होती है बीईसी मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। और एक और जो फिफ्थ जो होती है वो कौन सी होती है, वो होती है प्लाज्मा। वो कौन सी होती है, प्लाज्मा। मैंने इनको एक ऑर्डर के अंदर, डेफिनेट ऑर्डर के अंदर लिखा है। जैसे आपको पता है कि सॉलिड सबसे हार्ड होते हैं, लिक्विड थोड़े सॉफ्ट होते हैं, गैसेस तो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इतने सॉफ्ट होते हैं कि वो गैसेस स्टेट के अंदर, यानी एक दूसरे बहुत दूर दूर इनके पार्टिकल्स रहते हैं, आप उनको बहुत इजीली कट कर सकते हो। जैसे कि मैं हाथ को अगर मैं इस तरह हवा के अंदर लेके जा रहा हूँ, क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, पार्टिकल्स में अट्रैक्शन सबसे कम है, इसलिए मैं बहुत इजीली पार्टिकल्स को हटा सकता हूँ और मेरा हाथ मूव कर सकता है। पानी के अंदर तो आप हाथ को इस तरह मूव कराओगे, थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस वहां पे फील होगा। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उनके बीच में स्पेस थोड़ा और कम होगा, तो हमको उनको दूर करने में थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर सॉलिड के बारे में बात करता हूं, मैं दीवार के ऊपर ऐसे हाथ मार रहा हूं और उसी स्पीड से मेरे को लेके जाना है, क्या हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, हाथ में चोट भी लग जाएगी। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, स्पेस बहुत कम होता है, हमें इनको दूर करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, अगर तो एनर्जी नहीं लगाएंगे पार्टिकल दूर नहीं होंगे। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के पार्टिकल और भी ज्यादा क्लोज होते हैं, और भी ज्यादा कंडेंस स्टेट होती है वो। अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा के अंदर गैसेस के पार्टिकल्स भी आयोनाइज टूट के और दूर दूर हो जाते हैं। तो इस तरह अगर मैं बात करता हूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर हो जाएगा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर है। इसके बेस पे आप सारी चीजें बता सकते हो। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है तो इंटर पार्टिकुलर जो स्पेस रहेगा वो सबसे कम रहेगा, यहां पर स्पेस सबसे ज्यादा रहेगा।
क्लियर है? स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में कोई डाउट तो नहीं है। सॉलिड जो होते हैं उनकी शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनेट होती है। लिक्विड्स की वॉल्यूम डेफिनेट होती है, शेप डेफिनेट नहीं होती है। और गैसेस की ना तो शेप डेफिनेट है ना ही वॉल्यूम डेफिनेट होती है। तीसरी जो चीज इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर की टाइप कौन कौन सी होती है? तो मैटर कितने टाइप का होता है? मैटर 2 टाइप का होता है। मैं इसको हटा देता हूं या फिर चलो इसी में लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर की टाइप कौन कौन सी होती है? तो मैटर होता है 2 तरह का। कौन कौन सा? एक तो प्योर मटेरियल और दूसरे होते हैं इम्प्योर मटेरियल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ऊपर लिखा मैंने यहाँ पे मैटर और उसके नीचे यहाँ पे लिख दिया मैंने मैटर हो गया 2 टाइप का। पहला हो गया प्योर। जो प्योर मटेरियल्स होते हैं उन्हीं को बोला जाता है सब्सटेंस। आप किसी भी चीज को ऐसे ही सब्सटेंस नहीं बोलेंगे, सब्सटेंस का मतलब प्योर। ठीक है। दूसरा इम्प्योर। इम्प्योर जो मटेरियल रहेंगे उनका नाम होता है मिक्सचर। उनका नाम क्या रहेगा? मिक्सचर। आपने पढ़ा होगा कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? ऐसे कोई भी मटेरियल जिनके अंदर सारे के सारे पार्टिकल्स एक तरह के होते हैं। मैटर जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बने होते हैं और वो जो पार्टिकल्स अगर सारे सारे पार्टिकल एक ही तरह के हैं तो वो मटेरियल हो जाएगा प्योर सब्सटेंस। और अगर वहां पर एक भी पार्टिकल अलग तरह का आ गया तो इसका मतलब वो क्या है? एक मिक्सचर है। ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा होगा प्योर सब्सटेंस भी 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब बहुत सारे लोगों को एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के अंदर क्या रहता है? डाउट रहता है। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड जो है उनको हम क्या कर लेते हैं? उनके डाउट को खत्म करते हैं। सबसे पहली चीज एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है? एलिमेंट जो होते हैं, मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूं एक बार कि मैटर जो रहता है वो ओवरऑल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। कैसे पता चला? आप मैटर को तोड़ते चले गए तो उसके पार्टिकल्स मिलते चले गए। इस बार जब उन पार्टिकल्स को भी आगे तोड़ा जाएगा तो क्या होगा? उनसे भी और छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते चले जाएंगे और जो छोटे पार्टिकल्स आएंगे वो बनते हैं आपके एटम्स एंड मोलिक्यूल्स। एटम्स एंड मोलिक्यूल्स। अगर आप मोलिक्यूल की बात करते हैं तो मोलिक्यूल को भी आगे तोड़ा जा सकता है और वहां से भी आपको क्या मिलता है? एटम मिलता है। फाइनली एटम जो होती है बहुत छोटी आपको एक यूनिट मिल जाती है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अगर फर्दर डिवाइड करेंगे तो उन चीजों का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं मिलेगा। वो चीजें अकेली रह नहीं सकती। एक एटम अकेला रह सकता है फिर भी। ठीक है। तो यहां से मैं बोल रहा हूं कि एटम जो रहते हैं वो सबसे छोटी यूनिट है और एलिमेंट और कंपाउंड जो है वो भी एटम से ही मिलकर बने होते हैं। अगर किसी जगह पर, अगर किसी मटेरियल के अंदर सारे के सारे एटम्स एक तरह के हैं तो हम बोलते हैं उस तरह की चीजों को एलिमेंट। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं आयरन। अगर आपको प्योर आयरन दिया हुआ है तो आयरन के अंदर केवल आयरन के एटम्स दिए हुए हैं। अगर मैं बोलता हूं 24 कैरेट गोल्ड, अगर 24 कैरेट गोल्ड की बात हो रही है तो इसका मतलब वहां पर सारे के सारे पार्टिकल किसके? एटम्स किसके? वहां पर गोल्ड के हैं। इसके अलावा बात करता हूं हाइड्रोजन गैस की। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है H2। H2 के अंदर ये मॉलिक्यूल आया हुआ है। ठीक है। H2 इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर दोनों एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं भाई S8, सल्फर जो रहता है वो एसिड के फॉर्म में पाया जाता है। यहाँ पर 8 एटम सल्फर के एक दूसरे के साथ जुड़ के रहते हैं। तो यहाँ पर भी सल्फर के अंदर क्योंकि 8 के 8 एटम कैसे हैं? एक जैसे सल्फर के, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी एलिमेंट हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स के अंदर क्या होगा? कम से कम 2 डिफरेंट टाइप के एटम्स आपके पास होने चाहिए। उनको कंबाइन कराना है, फिर जो फॉर्मूला बनेगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ 2 तरह के एटम्स है। फॉर एग्जाम्पल आपको H2O दिया गया है अगर, तो H2O के अंदर आपको फॉर्मूला देख के ही पता चल जाता है कि इसके अंदर 2 तरह के एटम्स है। किस किस के एटम? एक एटम तो हाइड्रोजन का है, दूसरा एटम किसका है? ऑक्सीजन का है। तो तब 2 तरह के एटम्स आपस में मिलकर एक चीज बना रहे हैं और इस तरह के बहुत सारे H2O के पार्टिकल। देखो हाइड्रोजन का एक एटम जो रहता है वो अकेला नहीं रह सकता, या तो वो दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ रहे या फिर वो ऑक्सीजन के साथ रह सकता है, किसी और एटम के साथ रह सकता है। अगर वो अपने जैसे एटम के साथ रहेगा तो वो एलिमेंट बनाएगा और अगर वो अपने के अलावा, हाइड्रोजन के अलावा किसी भी दूसरे एटम के साथ रहेगा तो फिर वो क्या बनाएगा? फिर वो बनाएगा एक कंपाउंड। तो इस तरह को समझ में आना चाहिए कि एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं भाई CO2 की, तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स आपस में मिले हुए हैं। अगर मैं डायमंड की बात करता हूं तो डायमंड जो है वो एक एलिमेंट होगा। डायमंड क्या होगा? एलिमेंट होगा। डायमंड एलिमेंट क्यों होता है? क्योंकि डायमंड के अंदर सारे सारे एटम किसके होते हैं? कार्बन के होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ
कि डायमंड जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो एलिमेंटल स्टेट है कार्बन की, ठीक है, उसके अंदर जो एटम रहेंगे उसको ही एलिमेंट बोला जाता है। अब जैसे हम बोलते हैं कि सर ये जो एसेट है ये तो पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स के अंदर कहीं नहीं दिखता है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये जो एलिमेंट है ये एटम से मिलकर बने हुए हैं और इनके अंदर एक ही तरह के एटम्स है। तो जो एटम आपको मिल रहा है, एक एटम मिल रहा है, उसी को हम पीरियोडिक टेबल के अंदर शो कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल Fe जो होता है उसके अंदर तो Fe के बहुत सारे एटम आपस में जुड़े होते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक वो जुड़े हो सकते हैं। तो Fe जो है उसके अंदर हम बोलते हैं कि वहां पर Fe के एटम्स है, आयरन के एटम्स है, पीरियोडिक टेबल के अंदर सिंबल Fe लिखा मिलेगा। गोल्ड के अंदर बहुत सारे गोल्ड के एटम्स है, लेकिन उनके अंदर से एक किसी भी एटम का बाहर निकालो और उसको आप पीरियोडिक टेबल के अंदर रख लेते हो, उसको एलिमेंटल स्टेट के अंदर हम शो कर लेते हैं। हाइड्रोजन जो है वो रहता तो H2 की फॉर्म में है, एक मॉलिक्यूल रहेगा H2 की फॉर्म में, लेकिन हम बोलते हैं कि भाई इसके अंदर एक एटम जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाइड्रोजन H से, उसको पीरियोडिक टेबल के अंदर शो किया जाएगा। कंपाउंड्स को जो होते हैं उनको पीरियोडिक टेबल के अंदर शो नहीं किया जाता। आपने कभी नहीं सुना होगा पीरियोडिक टेबल ऑफ कंपाउंड्स, कहीं होती ही नहीं है। पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स होती है और एलिमेंट्स के अंदर जो फॉर्मूले रहते हैं वो एसिड H2 इस तरह नहीं लिखे जाते। इनके अंदर बोल रहे हैं H2 के अंदर सारे एटम एक तरह के, कोई भी एक एटम का आपने सिंबल वहां पे लिख दिया। सर एसिड के अंदर सारे एटम एक तरह के, एक सल्फर एटम का सिंबल आपने वहां पे लिख दिया। इसी तरह डायमंड के अंदर सारे एटम एक तरह के, वहां से आपने एक कार्बन एटम का सिंबल लिख दिया वहां पे, ठीक है। तो यहां से इस तरह से एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल बनाई जाती है, इस चीज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और कंपाउंड के क्या क्या आप एग्जांपल लिख सकते हो, जो भी आपको फॉर्मूले आते हैं, बड़े से बड़ा फॉर्मूला आप लिखने की कोशिश करना, सभी कंपाउंड के फॉर्मूले होंगे, जैसे कि Fe2O3.XH2O, ये कंपाउंड हो गया, ठीक है। इवन Fe2O3 जो है वो खुद एक क्या है, कंपाउंड है। तो यहां से आपको क्लियर हो जाना चाहिए एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर क्या डिफरेंस है। मैं इसको रब कर देता हूं। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो आते हैं मिक्सचर। अब मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं? मिक्सचर दो तरह के होते हैं, आपने पढ़े होंगे। पहला होता है होमोजीनियस, होमो का मतलब होता है यूनिफॉर्म, होमो वर्ड जहां पे आ जाता है वहां पे आ जाता है यूनिफॉर्मिटी। तो हम बोल रहे हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरे होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है। अब देखो ये वर्ड है कंपोजिशन, बहुत सारे लोगों को आज तक ये नहीं पता होगा कंपोजिशन का मतलब क्या होता है। कंपोजिशन का मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज बताना चाहूँ, हिंदी में बताना चाहूँ, तो आपको याद रखना है बनावट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ किसी दीवार की, आप दीवार के अंदर अगर आप किसी कॉर्नर के ऊपर देख रहे हो, ईंटों का जो स्ट्रक्चर एक तरह से बनाया गया है वैसा ही स्ट्रक्चर किसी और जगह पे हर जगह आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब दीवार की जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है। लेकिन एक साइड में आपको अलग तरह की ईंटें लगा रखी है, तो एक साइड में अलग तरह की ईंटें लगा रखी है, कहीं पे उसके अंदर बीच में पत्थर लगा रखे हैं, किसी जगह भी मिट्टी लगा रखी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस दीवार की कंपोजिशन बनावट जो यूनिफॉर्म नहीं है। तो यहां से आपको ध्यान रखना है किसका, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की डेफिनेशन का। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होंगे? ऐसे मिक्सचर जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है होमोजीनियस बोले जाएंगे। होमोजीनियस मिक्सचर का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं इसको? एक होमोजीनियस मिक्सचर को ही बोला जाता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का एक पूरा का पूरा चैप्टर आपको 12th क्लास के अंदर पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कोलोइडल सॉल्यूशन, जिसको कोलोइड्स भी बोला जाता है, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं सस्पेंशन, ठीक है। और इसके एग्जांपल आप लोगों ने 9th 10th क्लास के अंदर पढ़े होंगे, एक बार फिर से बता देता हूं। जैसे पानी के अंदर आपको नमक घोलना है, तो नमक जो रहेगा हर एक एरिया के अंदर हर एक जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उस पानी का टेस्ट आप चाहे ऊपर से लेते हो, एक सिप लेते हो, या फिर लास्ट में से आप क्या कर लेते हो, एक सिप लेते हो, तो हर एक जगह जो टेस्ट आएगा वो इक्वल आएगा, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूं कि अगर हमारे पास पार्टिकल जो थोड़े से बड़े हैं, वो अच्छी तरह घुल नहीं पा रहे हैं, तो हम बोलेंगे वहां पर कोलाइडल सॉल्यूशन बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ फॉग की, जब सर्दियों के अंदर धुंध पड़ती है तो कुछ एक जगह पे ऐसा होता है कि वो धुंध जो होती है वो ज्यादा डेंस होती है, ज्यादा गहरी होती है, लेकिन कुछ एक जगह पर क्या होती है वो थोड़ी सी कम गहरी होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एयर के अंदर आपको दूसरी चीज मिलानी है, वाटर की वेपर्स, वो मिलाने से कुछ एक जगह के ऊपर डेंसिटी ज्यादा है, कुछ एक जगह पे वो कम है, ठीक है। तो लेकिन वो चीजें सस्पेंडेड है, हर एक जगह फैली हुई है। डेफिनेट एरिया के अंदर तो ऐसा जैसे यूनिफॉर्म है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो यूनिफॉर्मिटी जो रहेगी वो कम हो जाएगी, जिसका मतलब कोलोइड वहां पे बने हुए हैं। लास्ट में आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल बात करता हूं, पानी के अंदर आपने मिट्टी को घोल दिया, पानी के अंदर मिट्टी जब आप घोलते हैं तो वहां पर क्या बनता है? सस्पेंशन बनता है। सस्पेंशन का के अंदर क्या होता है? पार्टिकल जो रहते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं जाके, ठीक है, बिल्कुल नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, तो बहुत कम टाइम लगता है सेटल डाउन होने में। यहाँ पे सेटल डाउन होने के अंदर थोड़ा टाइम लग जाता है और इसके पार्टिकल कभी सेटल डाउन नहीं होते, ठीक है। पार्टिकल्स ऐसे जैसे आपने मिक्स किए वैसे वैसे रखे रहेंगे।
तो इस तरह से आपको इन तीनों के बारे में पता हो जाना चाहिए। इसके बाद मैं आपको एलिमेंट्स और कंपाउंड जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं उनके बारे में और बता देता हूँ। एलिमेंट और कंपाउंड जो है वो दोनों ही क्या है भाई, प्योर सब्सटेंसेस है। पहले कंपाउंड्स देख लेते हैं। कंपाउंड जो रहते हैं उनके बारे में आपको बता दिया है। तो ये कंपाउंड दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन टर्म्स को बहुत आसानी से आपको समझा सकते हैं इस तरह से कि जो चीजें ऑर्गेनिक यानी हम बोल सकते हैं प्लांट से या फिर आपको मिलती है एनिमल्स से, इनकी बॉडी से मिलती है, उनको क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनिक बोलते हैं। यानी हर एक इस तरह का कंपाउंड जो आपको ऑर्गेनिक सोर्स से मिल रहा है उसको हम बोल रहे हैं क्या, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऐसे कोई भी कंपाउंड जो बाकी अदर मिनरल से आपको मिल रही है उनको बोला जाता है क्या, उनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एलिमेंट्स जब हम बात करते हैं तो एलिमेंट जो होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, एक बार उसके बारे में और देख लेते हैं। एलिमेंट तीन तरह के होते हैं। हमने बोला है पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स आपने पढ़ी होगी, तो वहां पर तीन तरह के एलिमेंट्स आपको मिले होंगे। सबसे लेफ्ट में जो रहते हैं वो रहते हैं मेटल्स। लेफ्ट के अंदर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट में क्या रहते हैं, मेटल्स रहती हैं। राइट में जो रहती है वो होती है नॉन मेटल्स। राइट में क्या रहती है, नॉन मेटल्स रहती है। और बीच में एक सीरीज आती है, कुछ 10-11 एलिमेंट्स है जो क्या बोले जाते हैं, मेटेलॉइड्स, जिनको क्या बोला जाता है, मेटेलॉइड्स। इनके पास मेटल्स की और नॉन मेटल्स की दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। मेटल जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की डोनर माने जाते हैं और नॉन मेटल जो रहती है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होती है। लेफ्ट साइड में एक एलिमेंट ऐसा है जो मेटल्स के साथ रहता है लेकिन मेटल नहीं है, वो होता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये चीज आपको पता हो जानी चाहिए, इनके एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। हटाता हूं इसको और बैठते हैं आगे की तरफ। इसके बाद आती है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में जो हम बात करते हैं तो यहां पे मैं लिख देता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है मैटर की, तो मैटर की जो प्रॉपर्टीज होती है वो दो तरह की होती है। पहली जो प्रॉपर्टीज आती है उनको बोला जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरी जो आती है उनको हम क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर भी कुछ लोगों को डाउट होता है कि फिजिकल क्या होती है, केमिकल क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको चेक करने के लिए, जिसको मेजर करने के लिए कोई रिएक्शन ना करानी पड़े। फॉर एग्जाम्पल कलर की बात कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इस व्हाइट बोर्ड की बात कर रहा हूं, इसका कलर व्हाइट है, मेरे को पता चल रहा है, कोई रिएक्शन कराने की जरूरत तो नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं इसकी डेंसिटी की बात करता हूं, डेंसिटी कैसे मेजर की जाती है, इसका मास मेजर कर लो, इसकी वॉल्यूम मेजर कर लो। मास और वॉल्यूम का रेशियो जो होता है m/v वही होती है डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। इसके बाद अगर बात करता हूं इसके टेम्परेचर की, क्या इसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए कोई रिएक्शन करानी पड़ेगी, नहीं करानी पड़ेगी। इसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी, फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर आती है। ठीक है, ऑर्डर जो होती है यानी कि स्मेल जो रहती है वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। आपको किसी चीज की स्मेल महसूस करनी है तो इसके लिए कोई रिएक्शन कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी जो आती है उनको हम क्या बोल रहे हैं, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तभी केमिकल प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट हो सकता है। उनको मेजर करने के लिए रिएक्शन कराना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी क्या होती है, हीट कितनी रिक्वायर्ड होगी जलाने के लिए, तो उसके लिए पहले जला के देखना पड़ेगा। मैं देख के तो नहीं बता सकता इसके लिए इतनी हीट चाहिए होगी। ठीक है ना, इसी तरह से कोई चीज, दो चीजें आपस में किस तरह बिहेव कर सकती है, किसी का केमिकल प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन करा के ही देखनी पड़ेगी। तो हम इन सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी जो रहती है उनका मेजरमेंट, यहाँ पे जो नेक्स्ट जो टॉपिक मैं लिखने वाला हूं वो 11th क्लास के अंदर आपका पहला टॉपिक रहने वाला है, जिसको हम बोल रहे हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कर लेते हैं, हम डिफाइन कर लेते हैं। आपने फिजिक्स के अंदर हो सकता है पढ़ भी लिया होगा कि दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती है। एक होती है कैसी, भाई फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, और दूसरी जो होती है वो डिराइव्ड होती है। फंडामेंटल जिनसे जो हमें डिफाइन करनी पड़ेगी, जिनको हम एक रेफरेंस या स्टैंडर्ड की तरह लेके चलेंगे। कौन कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, सबसे पहली जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो होती है मास। यहाँ पे लिख लेता हूं फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी मास होती है, इसके बाद लेंथ होती है, इसके बाद टाइम होती है, टेम्परेचर होती है, इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, मैं डायरेक्ट करंट लिख रहा हूं इसको। इसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए आप एक वर्ड याद रख सकते हैं, क्या, ब्राइटनेस ही एक्चुअली ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। और इसके बाद आती है अमाउंट ऑफ
सब्सटेंस। देखो आपका फिजिक्स का भी इसके अंदर थोड़ा सा रिवीजन हो रहा है, तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना है कि आपके पास 7 बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जिनसे आगे हम बाकी सारी चीजों क्या कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको वॉल्यूम मेजर करनी है, तो वॉल्यूम के लिए क्या करना होगा, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट चाहिए होगी आपको, है ना। तो लेंथ जो रहेगी वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। ब्रेड्थ को जब मेजर कर रहे हो तो भी आता है, आप एक लेंथ ही तो मेजर कर रहे हो। अगर मैं इस व्हाइट बोर्ड की लेंथ को मेजर कर रहा हूं तो मतलब मैं लेंथ मेजर कर रहा हूं। जब मैं ब्रेड्थ मेजर कर रहा हूं तो भी वो भी तो एक लेंथ ही है, यूनिट तो उसकी वही रहने वाली है। तो इसका मतलब वॉल्यूम जो रहेगी, एरिया जो रहेगा, वो सारी चीजें डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती है। ओके, इसके बाद इनकी यूनिट्स की बात कर लेते हैं। इनकी यूनिट्स, मास की यूनिट क्या होती है। अब यूनिट सिस्टम आपको फिजिक्स के अंदर बताया होगा, एमके सिस्टम होता है, सीजीएस सिस्टम होता है, एफपीएस सिस्टम होता है। हमें उन चक्कर में नहीं पढ़ना है, हमें खाली एसआई यूनिट्स पढ़नी है। तो मास की एसआई यूनिट क्या होती है, मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम। इसके बाद लेंथ की यूनिट क्या होती है, लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर, एम से, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। केजी का के भी स्मॉल है, जी भी स्मॉल है, ठीक है। इसके बाद कुछ लोग केजी को लिखते टाइम के कैपिटल करते हैं, जी स्मॉल लिखते हैं। वो चीजें आपको, वो गलतियां नहीं करनी, छोटी छोटी गलतियां, बच्चों वाली गलतियां वो नहीं करनी है। टाइम की यूनिट क्या होती है, टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड, एस से डिनोट करेंगे, एसईसी नहीं लिखेंगे, एस से डिनोट करेंगे मीटर के लिए, एम से डिनोट करेंगे। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन, कैपिटल के जो रहेगा वो केल्विन को डिनोट करता है। इसके बाद करंट जो रहता है, इलेक्ट्रिक करंट, उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी रहती है, क्या रहती है, एम्पियर, कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, इसकी यूनिट क्या होती है, कैंडेला, और सीडी से इसको डिनोट किया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो रहता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल से, और जब लिखेंगे यूनिट तो MOL, स्मॉल में MOL हम लिखेंगे, ठीक है। मास को हम m से मेजर डिनोट करते हैं, m की यूनिट हो जाएगी कुछ केजी, आप इस तरह लिखोगे मतलब आगे। लेंथ को हम L से डिनोट करते हैं। इसके बाद टाइम को स्मॉल t से डिनोट करेंगे, टेम्परेचर को कैपिटल T से डिनोट करेंगे, करंट को I से डिनोट करेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को IV से डिनोट किया जाता है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को स्मॉल n से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये फिजिकल क्वांटिटीज होगी, हमें सबके बारे में नहीं पढ़ना है। हमें जो सबसे पहले ध्यान रखना है, एक तो ये 4 यूनिट, पहली वाली 4 यूनिट, और इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हमारे बड़ी काम की चीज है, ठीक है। इसके अलावा टेम्परेचर के बारे में आपको बताया जाए, क्योंकि टेम्परेचर की कुछ यूनिट जो रहती है हम यूज करते हैं, बाकी चीजें जो है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके बारे में हम बात कर लेंगे। तो फटाफट से एक बार आप इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज को नोट करो और उनकी यूनिट्स को नोट करो। ओके, यूनिट्स हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं, जब मेजरमेंट किया जाता है किसी भी चीज का, तो उसको रिपोर्ट कैसे किया जाता है, उसको लिखा कैसे जाता है रिजल्ट को। जैसे कि आपकी मम्मा आपको बोलते हैं कि बेटा दुकान से जाके ना आपको चीनी लेके आनी है, कितनी चीनी लेके आनी है, मम्मा बोलती है 2। अब आप कंफ्यूज हो जाते हो, 2 मतलब 2 ग्राम लेके आनी है, 200 ग्राम लेके आनी है, या फिर 2 केजी लेके आनी है, 2 किलोग्राम लेके आनी है। तो मतलब हमें न्यूमेरिक एक पार्ट मिलता है, और उस न्यूमेरिक पार्ट के साथ एक यूनिट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे लिख देता हूं, जब भी आपको इस तरह कोई मेजरमेंट करनी होती है तो उसका आंसर आपको मिलेगा, एक तो रहेगा उसके अंदर न्यूमेरिक पार्ट, और न्यूमेरिक पार्ट के साथ साथ पीछे क्या लगी होगी, उसकी यूनिट लगी होगी। कई बार ये जो हमारे पास जो पार्ट आता है, जो नंबर आता है, वो इतना बड़ा या इतना छोटा होता है कि उसको बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे हम एटम का मास होता है, वो आपको मेजर करना है। अब एटम का मास तो बहुत ही कम रहेगा, अगर आप उसको केजी में मेजर करने लगोगे, जो मास की यूनिट होती है केजी होती है, अगर आप एक एटम के मास को केजी में यूनिट मेजर करने लगोगे तो वो मास बहुत कम आएगा, 0.000। तो हम क्या करते हैं, जब मास कम होता जाता है या फिर कोई यूनिट बहुत बड़ी होती जाती है, तो हम क्या कर लेते हैं, यूनिट के आगे कुछ प्रीफिक्स लगा देते हैं। यूनिट के आगे क्या लगा लेंगे, हम कुछ प्रीफिक्स लगा लेंगे। और ये जो प्रीफिक्स होते हैं, अभी हमें यही समझना है कि प्रीफिक्स कैसे लगते हैं, उनकी वैल्यूज क्या क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, हमारी जो यूनिट है उसको मैं बीच में रख लेता हूं, क्योंकि यूनिट से कुछ बड़ी आपको कुछ वैल्यूज मिलेंगी, कुछ छोटी वैल्यूज मिलेंगी। जैसे आपने पढ़ा होगा किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना, या ग्राम से मिलीग्राम में कन्वर्ट करना, छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा ये चीजें। अब इनको थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं, क्योंकि एटम का मास आप मिलीग्राम में भी मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, वो बहुत ही कम हो जाता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, हम सबसे पहले यहाँ पे बीच में लिख लेते हैं, यहाँ पर ये होगी आपकी यूनिट, और इस तरह से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर कुछ लाइंस लगा लेते हैं, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर लाइंस लगा लेते हैं। इतना कर सकते हैं सभी, ठीक है। अगर किसी जगह पे इक्वल डिस्टेंस ना लगे तो आप उस चीज को ठीक कर लेना। ये मैंने कुछ लाइंस लगा ली है, और मैं बोलता हूं इनके बीच का जो इक्वल डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कितना है, वो मान के चलता हूं 1000 का। कितना डिस्टेंस है इनके बीच में, 1000 पार्ट्स का डिस्टेंस है। यानी कोई एक चीज यहाँ पे थी, अगर उस जैसी 1000 मिलती जाए वो चीज बड़ी हो जाएगी, तो ऊपर जब जा रहे हैं तो वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और जब नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एक चीज की उसके 1000 आपने टुकड़े कर दिए, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो गई।
तो दो चीजें तो आपको ये समझनी है कि अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आपको बड़ी यूनिट्स मिल रही है, बड़ी चीजों को मेजर करना हो तो आप ये वाली यूनिट यूज करोगे, छोटी चीजों को मेजर करना होगा तो इस चीज को तोड़ के वो छोटी चीज आई होगी, तो आप इन छोटी वैल्यूज को आप यूज करने वाले हैं, प्रीफिक्स को यूज करने वाले हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि हर एक जो डिफरेंस है वो कितना है, 1000 का है, और इसको मैं 1000 की बजाय 10⁻³ से लिख लूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये डिफरेंस 10⁻³ का है। अगला डिस्टेंस, ये जो डिफरेंस है ये भी 10⁻³ का, ये भी 10⁻³ का, सारे जो है वो कितने के, 10⁻³ के। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यूनिट आप कोई भी लेके चल सकते हैं, आप ग्राम लेके चल सकते हैं, मिलीग्राम लेके चल सकते हैं, मीटर लेके चल सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक यूनिट लेके चल रहा हूँ, रेफरेंस के लिए मीटर लेके चल रहा हूँ। ठीक है, यूनिट को क्या लेके चल रहा हूँ मैं, मीटर लेके चल रहा हूँ कुछ देर के लिए। मान लेते हैं ये हो गया आपका मीटर, मीटर की वैल्यू यहाँ पे है। अगर 1000 मीटर हो जाए एक साथ, ये 10⁻³ मीटर, बड़ी वैल्यू देखनी है, 1000 मीटर को आप क्या बोल सकते हो, 1 किलोमीटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो किलोमीटर में यहां पे लिख देता हूं कि ये हो गया किलो, ये क्या हो गया किलो, किलो के साथ मीटर लग जाएगा। अगर 1000 किलोमीटर हो जाए तो उसको क्या बोला जाएगा, वो चीज हम देखेंगे। इसके बाद उससे भी आगे अगर वो भी चीजें 1000 कर दी जाए तो क्या होंगे, या मैं बोलता हूं मीटर के 1000 टुकड़े कर दिए थे, टुकड़े क्या बोलेंगे, उसको बोला जाएगा 1 मिलीमीटर, उसको क्या बोलेंगे, मिलीमीटर बोलेंगे। तो मिलीमीटर जो रहता है वो 1 मीटर का, एक यूनिट का क्या रहता है, 1000वां टुकड़ा रहता है, बहुत छोटी यूनिट होती है। इसको भी अगर आगे तोड़ दिया जाए 1000 के अंदर तो उस छोटे से पीस को क्या बोलेंगे। तो हमें क्या करना है, इन सारी चीजों को याद करना है। तो छोटी जो स्केल्स है उनको आपको याद रखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मीटर होता है, फिर मीटर से छोटी चीजें रहती है उनको आप मिलीमीटर के अंदर मेजर कर लेते हो। मिलीमीटर से छोटी चीजों के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोमीटर यूज करते हैं। आपने यूज किया होगा माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप किसके लिए यूज करते हैं, वो छोटी चीजों को देखने के लिए। तो यहां से जो नई चीज आपके सामने आती है, नई जो यूनिट आती है, जो प्रीफिक्स आता है वो क्या आता है, वो आता है माइक्रो, वो क्या आएगा, माइक्रो। इसके बाद माइक्रो से भी छोटी चीजें जब जाती है तो उनको बोला जाता है नैनो, उनको क्या बोलते हैं, नैनो लेवल की आप बात कर रहे हो। नैनो से भी छोटी चीजें रहती है उनको बोला जाता है पीको, उनको क्या बोला जाता है, पीको बोला जाता है। अगर आप आगे जाते हो तो आपको फेम्टो मिलेगा, एटो मिलेगा, बहुत सारी चीजें आपको नहीं याद रखनी है। यहां तक की यूनिट्स होती है वो ज्यादातर यूज की जाती है। इन 3 यूनिट्स का बहुत यूज मिलेगा आपको इस चैप्टर के अंदर। तो नीचे वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, मैं अब इनको हटा देता हूं, आप समझ तो गए होंगे कि यूनिट जो है वो नीचे डिक्रीज हो रही है, ऊपर इंक्रीज हो रही है। इसके बाद जो बड़ी यूनिट्स जो हमारे पास आती है, उन बड़ी यूनिट्स को मेजर करने के लिए मैं एक और रेफरेंस ले रहा हूं। जैसे यहाँ पे मैंने मीटर लिया था, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, इस तरह यूज कर रहे थे। बड़ी यूनिट्स को मेजर करने के लिए मैं आपके फोन की जो स्टोरेज है उसी को यूज करता हूं। जैसे मैं बोलता हूँ कि जो यूनिट होती है स्टोरेज की वो होती है बाइट, मैं यहाँ पे मीटर की बजाय क्या लिख देता हूँ, बाइट लिख देता हूं। इसके बाद जब 1024 कुछ बाइट्स इकट्ठी होती है तो उनसे मिलती है किलोबाइट, एक केबी बन जाती है। केबी से बड़ा क्या होता है, एमबी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मेगा, उसको क्या बोलते हैं, मेगा। इसके बाद मेगाबाइट हो जाती है, एमबी हो जाती है। जब कुछ 1024 एमबी इकट्ठी हो जाती है तो उनसे क्या बन जाती है, इतनी 1000 एमबी के आसपास से क्या बन जाती है, एक जीबी। जीबी क्या होता है, गीगा, ये क्या होता है, गीगा। ठीक है, इसके बाद जब 1000 जीबी इकट्ठी हो जाती है फोन्स की, जो आपकी अगर 1000 जीबी आपकी मेमोरी भर जाती है तो उससे क्या बन जाती है, एक टेराबाइट बन जाती है, टीबी, टेरा। ठीक है, इसके बाद होता है पेटा, एक्सो, वो सारी चीजें आने लग जाती है। तो क्या बोलते हैं, हमें इतनी ही चीजों की जरूरत पड़ती है। यूनिट्स का कन्वर्जन किस तरह से करेंगे उसके लिए पहले आपको ये सीक्वेंस आना चाहिए कि यूनिट से छोटा होता है मिली, फिर माइक्रो, नैनो, पिको, बड़ा क्या होता है किलोबाइट, मेगाबाइट। ठीक है, इस तरह याद रख सकते हो, रेफरेंस की तरह बता रहा हूँ, केबी, एमबी, जीबी और उसके बाद टीबी। ठीक है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो ये सीक्वेंस सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा बीच में कुछ यूनिट्स और भी हमसे पूछी जा सकती है, जैसे कि हमसे बोला जाता है सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सर इसके अंदर बताया है नहीं, वो यहीं पे है, अभी देख लेते हैं कैसे। जब हम बोलते हैं कि एक यूनिट को जब आप तोड़ते हो तो 10 टुकड़ों में तोड़ते हैं तो वो बनता है डेसी, वो क्या बनता है, डेसी। यहां पे लिख देता हूं डेसी। और 10 टुकड़े बनाते तो बनता है सेंटी, और अगर फर्दर भी 10 टुकड़े बनाए तो मिली बन जाता है वो। और ये जो डिफरेंस हो रहा है 10 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 का डिफरेंस आ रहा है, 10⁻1 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से मैं किलो को जब तोड़ना स्टार्ट करता हूं तो अपनी ये चीजें छोटी क्लासेस के अंदर कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी। ये आप इसको इस तरह याद रख लेना कि जब 10 मीटर इकट्ठे हो जाते हैं तो हम क्या बोल देते हैं, वहां पे बन जाता है डेका, वहां पे बन जाता है डेका। और 10 इकट्ठे होते हैं तो हम बोलते हैं 10 टाइम्स अगर इकट्ठे हो जाते हैं, 100 इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं हेक्टो। और उससे भी आगे बनता है क्या, किलो।
तो यहाँ जो डिफरेंस रहता है कितने कितने का रहता है, 10 टू पावर 1 का रहता है, हर एक में डिफरेंस रहता है 10 टू पावर 1 का। अब आती है यूनिट्स का कन्वर्जन करना। फॉर एग्जांपल आपको बोला जाता है एक मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो देखो जब नीचे जाते जा रहे हैं चीजें बढ़ती जा रही है, आप उनके टुकड़े बनाते जा रहे हो, है ना। तो जब भी आपसे 2 यूनिट में कन्वर्जन पूछा जाए, फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं, उस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कन्वर्ट 1 मीटर इंटू नैनोमीटर। इसका मतलब आपसे पूछा हुआ है 1 मीटर के अंदर कितने नैनोमीटर होते हैं, ये चीज आपसे पूछी हुई है। तो हमें क्या करना है, पहले ये देखो जो गिवन है वो एक बड़ी यूनिट है और छोटी यूनिट पूछी हुई है, तो इसका मतलब उस चीज का टुकड़े करोगे तब जाके ये चीजें आएंगी। तो बहुत सारी चीजें आपको चाहिए इस तरह की, है ना। तो हम इसको तोड़ते चले जाएंगे, नंबर बढ़ता चला जाएगा, नंबर बढ़ेगा तो याद रखना पावर पॉजिटिव रहेगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जब आप ऐसे डाउनवर्ड चलोगे तो जो पावर आएगी, यहाँ पर जो पावर रहेगी वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। पावर क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि नंबर बढ़ता जा रहा है, वैल्यू बेशक कम हो रही है लेकिन नंबर बढ़ता जा रहा है। जैसे बोलता हूँ कि 1 मीटर के 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 को 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। तो 1 मीटर के 100 टुकड़े करोगे, आपको पार्टिकल्स की जो नंबर रहता है वो नंबर बढ़ता चला जाता है। इसके बाद अगर आप ऊपर की डायरेक्शन में जाते हो, यानी कि आपको एक छोटी यूनिट दी हुई है और पूछा है बड़ी यूनिट इसके अंदर कितनी होगी, छोटी के अंदर कितनी बड़ी यूनिट होगी, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, मीटर में तो कितने ही किलोमीटर, किलोमीटर इतनी बड़ी चीज होती है, मीटर छोटी ही चीज होती है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि 1 मीटर के अंदर कितने किलोमीटर होंगे, तो सर एक तो नहीं होगा, एक से छोटा ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो पावर रहेगी, जब आपको ऊपर वाली वैल्यूज पूछी जाए तो पावर नेगेटिव आएगी। फिर दोबारा एग्जाम्पल क्यों बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है क्या भाई कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, तो यहाँ पे ये यूनिट है, मीटर क्या है, यूनिट है, इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। देखो कितने डिफरेंस आपको जाने पड़ेंगे, आप सबसे पहले 1000 टुकड़े करोगे, फिर उसके भी 1000 टुकड़े करोगे, फिर उसके भी 1000 टुकड़े करोगे, तब जाके आपको नैनोमीटर मिलेगा। तो जितनी ये डिफरेंस थी, डिफरेंस आप काउंट करते जाओ, उतना आपका क्या हो जाएगा, पावर्स आपको ऐड कर देनी है। तो हम बोलते हैं कि 3 पावर्स यहाँ थी, 3 पावर्स यहाँ थी, 3 पावर्स यहाँ थी, टोटल कितनी पावर्स होगी, 9 पावर्स होगी। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 10 टू पावर 9 नैनोमीटर, 10 टू पावर 9 नैनोमीटर। अगर इसी सवाल को पूछा जाता 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर्स, तो इसका आंसर आप कैसे देते हैं। तो यहाँ पे आपको एक छोटी यूनिट दी हुई है 1 नैनोमीटर, बहुत छोटी सी चीज के अंदर पूछा हुआ है एक कितने मीटर होंगे, तो 1 मीटर तो नहीं होगा, छोटे होंगे। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे बोलता हूँ पावर कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। हमें ऊपर की डायरेक्शन में जाना है, ये नैनोमीटर है, इससे मीटर की तरफ चलते जाओ। 10 टू पावर 3 का डिफरेंस यहाँ पे है, 3 का डिफरेंस यहाँ पे, 10 टू पावर 3 का डिफरेंस यहाँ पे, कितना होगा 10 टू पावर 9 का डिफरेंस, लेकिन पावर रहेगी अब की बार नेगेटिव, क्योंकि छोटी यूनिट के अंदर बड़ी यूनिट कितनी रहेगी, एक भी नहीं रहेगी, एक से बहुत कम रहेगी, इसलिए हम पावर कितने रखते हैं, नेगेटिव रखते हैं। अब मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको खुद करके देखना है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे 1 गीगाबाइट्स इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीबाइट्स, ये आपसे पूछा हुआ है, कैसे बताओगे। तो आपको गीगाबाइट देखना है, कहाँ है गीगाबाइट, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। एक चीज और देख लेते हैं, इनको लिखा कैसे जाता है। देखो यूनिट का तो अपना सिंबल रहता है, मिली को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, माइक्रो को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एम यू म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, नैनो को स्मॉल एन से, पिको को स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, आगे फेम्टो आता है स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, किलो को भी स्मॉल के से डिनोट करते हैं, मेगा को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, गीगा को कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, टेरा को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपसे पूछा हुआ है 1 GB इज इक्वल टू हाउ मच सीबी, तो इसका मतलब गीगा से आपको सेंटी तक का डिफरेंस देख लेना है। 10 टू पावर 3 का डिफरेंस ये, 3 का डिफरेंस ये, 3 का डिफरेंस ये, 9 हो गए। इसके बाद 10 का डिफरेंस ये और 10 का डिफरेंस ये, 10 टू पावर 2 और भी लिया था आपको, 10 टू पावर टोटल कितनी होगी 11 होगी, उसको आप लिख सकते हैं। पावर पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, तो वो चीज अभी देख लेते हैं कि हमें जीबी यानी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो टोटल कितना हो जाता है, 10 टू पावर 11 हो जाता है। तो टोटल कितना हो जाता है, 10 टू पावर 11 हो जाता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 टू पावर 11। पॉजिटिव आएगी पावर या नेगेटिव आएगी, तो आप देखो बड़ी यूनिट को आप छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो बहुत सारी चीजें रहेंगी इस तरह की, तो मतलब पॉजिटिव नंबर रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपसे हो जाने चाहिए। क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कि 1 माइक्रो सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मच
किलो सेकेंड्स, आपको इसको कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो माइक्रो से किलो पे जाना है, ऊपर जाएंगे तो पावर कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी, क्योंकि एक छोटी सी यूनिट के अंदर आप एक बड़ी यूनिट ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, एक उसका छोटा सा पार्ट मिलेगा, तो पावर नेगेटिव के अंदर आपको रखनी है। 10 टू पावर 3 का डिफरेंस यहाँ पे, 3 का डिफरेंस यहाँ पे, 3 का डिफरेंस यहाँ पे, कितना हो जाएगा? 10 टू पावर -9 हो जाएगा। ये हो जाएंगे। तो यूनिट्स के आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो इस तरह से आपको क्लियर हो जाने चाहिए। इसके अलावा फिजिक्स के अंदर आपको बताया गया होगा डायमेंशनल एनालिसिस जो होते हैं उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यूनिट्स और डायमेंशन के ऊपर सारे क्वेश्चन आपसे हो जाने चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लगभग सारा रिवीजन दे दिया है जो इससे पहले आपने पढ़ा है, और जो नहीं पढ़ा था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा मेन जो कंटेंट रहेगा वहां से हम स्टार्ट करेंगे, जो आपके लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं उनके बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, गुड बाय।